इशू को कुछ डाउट आ रहा था बाइंडिंग एनर्जी में। इशू बाइंडिंग एनर्जी जो हमने निकाली थी उसमें ये बताया था कि न्यूक्लियस का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जब आपका न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस वो लेस होगा किसके, रेस्ट मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स प्लस रेस्ट मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं एक एटम के अंदर, उनके मास को हम सम कर दें किसके साथ, न्यूट्रॉन्स के मास के साथ, तो वो जो दोनों का मास होगा मिलके वो ज्यादा होगा किससे, न्यूक्लियस से। बिकॉज होना यही चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअली अलग से हम सम करेंगे मास का, वो इक्वल होना चाहिए किसके, न्यूक्लियस के। लेकिन ऐसा ना हो कि न्यूक्लियस का मास कम रहता है इन दोनों के मासेस के सम के, ठीक है। तो उससे हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो मास है उसमें डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास ज्यादा है किससे, न्यूक्लियस के मास से। और जितना भी इन दोनों के बीच में इनका मास का सम करेंगे और न्यूक्लियस का मास जब लेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ मास मिलेगा, ठीक है। और उसको हम क्या कह रहे हैं, मास डिफेक्ट। दैट मीन्स सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एम मिलेगा और इसी डेल्टा एम को हम क्या कह रहे हैं, मास डिफेक्ट कह रहे हैं। क्लियर है, वो क्या कहते हैं, इशू। आप डेरिवेशन पूछ रहे थे, मैं डेरिवेशन एक बार और करके दिखा देती हूँ आपको। सपोज एक एलिमेंट है एक्स, न्यूक्लियस का ले रहे हैं हम, इसमें ए एटॉमिक नंबर है और जेड है, सॉरी ए मास नंबर है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब ए हमने मास नंबर लिया है, तो ए के अंदर आप सब जानते हो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पी। अब ये हो गया पी और ए के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ए में से अगर जेड को हम माइनस कर दे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हमने कर लिया था उस दिन। अब मुझे ये अगर सपोज करना हो, सपोज एक न्यूट्रॉन के मास को हम क्या कह रहे हैं, एम एन, मास ऑफ ए सिंगल न्यूट्रॉन, यही है। मास ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन को हम क्या लिख रहे हैं, एम पी लिख रहे हैं। और मास ऑफ न्यूक्लियस को हम स्मॉल एम और कैपिटल बेस में एन से शो कर रहे हैं। ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मैंने उस दिन बताया था। तो यहां से हमें ये पता है कि न्यूक्लियस का मास कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि न्यूक्लियस का कुछ मास इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज कितना है 10⁻⁻15 मीटर, इसमें इनको बांध के रखने के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। वो मास किसमें चेंज हो जाता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं। वही जो मास एनर्जी में चेंज हुआ है डेल्टा एम, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मास डिफेक्ट। इसीलिए न्यूक्लियस का मास कम है किससे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में। अब देखिए, सपोज करते हैं यहाँ पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना है, एम एन। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, ए माइनस जेड। तो ये हो गया कि जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और एक न्यूट्रॉन के मास से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो टर्म है ये क्या आ जाएगा, कंप्लीट मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, यही आएगा। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि क्या है, पी। अब यहाँ पे इन दोनों का जो देखिए, प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स का मास ले लिया आपने, प्रोटॉन्स का मास ले लिया, और इसमें से अगर एक मास ऑफ न्यूक्लियस को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आना क्या चाहिए, जीरो। लेकिन जीरो ना आके आपके पास ये क्या आता है, डेल्टा एम आता है। और इसी डेल्टा एम को हम क्या कहते हैं,
मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये कौन सा मास है? ये वही मास है न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक स्मॉल साइज 10⁻⁻15 मीटर के अंदर अगर इनको स्टेबल रखना है, बांध के रखना है, ठीक है, तो उस वो मास न्यूक्लियस का कुछ मास किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में चेंज हो जाता है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब न्यूक्लियस के पास वो एनर्जी है जिसकी वजह से इन न्यूक्लियॉन्स को ये न्यूक्लियस में बांध के रख रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये न्यूक्लियस क्या ही कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के अंदर, बिकॉज E इक्वल टू mc², मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। इसीलिए न्यूक्लियस का मास हम देख रहे हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस का जब हम सम कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है? कम। कितना कम? डेल्टा एम। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मास डिफेक्ट। इशू क्लियर है ये टॉपिक अब, या और आगे एक्सप्लेन करना है? क्लियर है। और आगे तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, बस इतना ही तो हमें करना था। डेल्टा एम निकाल लिया है। डेल्टा एम के बाद अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने निकाल लिया डेल्टा एम। अब डेल्टा एम का यूज करके हम क्या निकाल देंगे? बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे, ठीक है, कि एनर्जी कितनी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो वो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू mc²। अब अगर हमें मास ये लेना है, मास डिफेक्ट, तो ये हम क्या लेंगे? डेल्टा एम और c², क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी किससे आएगी? जो न्यूक्लियस का मास किस में चेंज हुआ है? एनर्जी में, उसी मास को हम लेंगे। तो यही वो मास है जो किस में चेंज हो चुका है? बाइंडिंग एनर्जी में। तो मास मल्टीप्लाइड बाय c², ये आपके पास क्या आ गई? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अगर हमें यहाँ से ये निकालनी हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मैं उस दिन आपको बता रही थी कि क्या करोगे, इसको आप क्या कर देना? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर देना। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम बोलेंगे A, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब मास नंबर। तो इस बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप किससे डिवाइड कर दोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब A से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? ये बाइंडिंग एनर्जी थी, इसको आपने डिवाइड कर दिया A से। अब इसको क्या कहोगे? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब एक न्यूक्लियन को, या तो प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए, सेपरेट करने के लिए इतने डिस्टेंस पे ले जाएं कि जहां पे दूसरा न्यूक्लियन या न्यूक्लियस इसके ऊपर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगा पाए। तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस से, उसको हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर है? आशीष, टिंकू, जितेन नहीं है आज, अमन आ गए आप? ओके। अब देखिए, ये हमारे पास टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का। और बाइंडिंग एनर्जी का कर्व मैंने उस दिन बता दिया था। बाइंडिंग एनर्जी के कर्व में चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, देखिए फ्यूजन में उस दिन हमने बात की थी कि क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस, सपोज जिसका मास नंबर कितना है? 240, वो 120 और 120 में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लार्ज एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी का गेन होगा। इन द सेम वे दूसरा प्रोसेस था फ्यूजन का। फ्यूजन में क्या हो रहा था कि सपोज आपके पास दो लाइट न्यूक्लियाई है, हीलियम प्लस हीलियम, ये मिलके आपको क्या देंगे? एक हैवी न्यूक्लियस देंगे। और यहाँ पे भी इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है लेस। तो यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियस मिलेगा, एक हैवी न्यूक्लियस मिलेगा, क्योंकि फ्यूजन का मतलब ये है कि दो स्मॉल न्यूक्लियस को फ्यूज करके, मतलब ज्वाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। और यहाँ पे जब ये हैवी न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो भी हमें एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। तो फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हमें एनर्जी का क्या होता है? गेन होता है। ये भी मैं आपको बता चुकी थी, आई होप आपने थ्योरी कर ली हो। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर। न्यूक्लियर फोर्सेस भी 11th में मैं आपको करा चुकी हूँ अच्छे से। तो न्यूक्लियर फोर्सेस अभी हमने बताया वो फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज 10⁻⁻15 मीटर में बांध के रखने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। बिकॉज
आफ्टर बीइंग द रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे कैसा फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, यार प्रोटॉन्स के बीच में, रिपल्शन फोर्स के बाद भी ये न्यूक्लियर फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये इन न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इस कॉम्पैक्ट साइज के अंदर क्या रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। तो जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो क्या कहेंगे, ये फोर्सेस नेचर के अंदर, यू ऑल नो दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन द नेचर विच आर responsible to hold together the nucleons in the nucleus, कि न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखने के लिए उन न्यूक्लियॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है, या उनको जो न्यूक्लियस के अंदर होल्ड रख रहे हैं जो फोर्सेस, या जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इनको न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस कहेंगे। होप आपको याद हो, हम लोगों ने 11th में एक ग्राफ किया था, वो ग्राफ कुछ ऐसा था कि यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, डिस्टेंस ले रहे थे, किसके बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियॉन है, यहाँ पे एक न्यूक्लियॉन है, तो एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया था और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था कि फोर्स, इन के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा। तो हमारा जो ग्राफ आया था बेटा, वो मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखना, जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और कुछ ऐसा ग्राफ आया था आपके पास, यही था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने आपको बताया था कि आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अपवर्ड पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ ये फोर्स है, ये कैसा बन जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो कितना था, 10 एंगस्ट्रोम, या हम इसको लिख सकते हैं 10 फर्मी, ये था आपके पास 5 फर्मी, और ये आपके पास है 0.8 फर्मी। फर्मी आपको पता है कितने को लिखते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में इतना होगा डिस्टेंस, ये देख रहे हो आप, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। उससे पहले न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में एक दो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, वैसे आप सब अवेयर हो उनसे। आवाज क्लियर आ रही है, आवाज कम तो नहीं है? यस मैम। ओके, देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में क्या क्या जानते हो आप। न्यूक्लियर फोर्सेस पेयर्स में लगते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या लगते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस ही लगते हैं। सो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन द पेयर्स, कौन कौन से, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। यू नो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़े थे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उनसे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, एंड 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, बताइए जल्दी कौन सा फोर्स था वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, थर्ड है न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज, आप देख रहे हो फर्मी में है, फर्मी में है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ 10 टू द पावर -15 मीटर डिस्टेंस के अंदर लगते हैं, तो इनकी रेंज क्या है, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस है ये। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये भी क्लियर है, अमन समझ आ रहा है? ओके, देन आपके पास इसी में पॉइंट है, ओके, देन आपके पास यहां से देखते हैं, अनु माइक ऑफ करो बेटा, यहां से देखते हैं, इस ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं, इस ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं कि जब
इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, आप देख रहे हो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं प्लॉट करूं, तो जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब टू न्यूक्लियॉन्स आर एट दिस मच ऑफ डिस्टेंस, 10 फर्मी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस है, उस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है। अब देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट 5 फर्मी। ठीक है, मतलब ये वो डिस्टेंस होगा जहां पे अगर दो न्यूक्लियॉन्स को हम उतने डिस्टेंस पे रखें या दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये सेपरेशन रखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। इसके बाद देखिए अगर आप दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस को कम करते जा रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एंड एट डिस्टेंस 0.8 फर्मी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी जीरो है और अट्रैक्शन भी जीरो है। तो आई होप अब अगर आप लोगों को याद हो तो इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, आर नोट डिस्टेंस बोला था, डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स भी जीरो था न्यूक्लियॉन्स के ऊपर और रिपल्शन का फोर्स भी कितना था, जीरो। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप डिस्टेंस को देखिए, अब अगर आप वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो लेकिन एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, तो इसके बियॉन्ड अगर आप सेपरेशन कम करते हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, रिपल्शन में, एंड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ से भी दो तीन पॉइंट्स लिख सकते हो आप, क्या कि जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 10 फर्मी से अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, 10 फर्मी से अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन विल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली विल बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन 10 फर्मी के ऊपर आप देखिए कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल हो रखा है। इसके फर्दर अगर आप डिस्टेंस सेपरेशन को, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो सेपरेशन है, if you are decreasing this separation or decreasing the distance between two nucleons, तो जो force है, force of attraction will keep on increasing and up to this distance 5 fermi, जो force of attraction है that becomes maximum। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है 5 फर्मी जो अगर आप दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर रखोगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इससे फर्दर अगर आप डिस्टेंस को कम कर दोगे दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा और एट डिस्टेंस 0.8 फर्मी दिस डिस्टेंस, at this distance force of attraction between the two nucleons becomes zero। ये जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के ऊपर जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, ना कि सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन विल आल्सो बिकम जीरो। एंड इफ यू विल फर्दर decrease the distance, this force of attraction changes into force of repulsion। तो यहां से ये तीनों पॉइंट्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। अगर 10 फर्मी से ज्यादा होगा डिस्टेंस तो जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, अगर 10 फर्मी से डिक्रीज करते जाएंगे डिस्टेंस को तो इंक्रीज होता जाएगा बट अप टू 5 फर्मी। इसके बियॉन्ड अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा, 0.8 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा और उसके फर्दर भी अगर आप दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस को कम करते जाओगे तो ये आपका जो फोर्स है वो रिपल्शन में चेंज हो जाएगा। आई होप यहां से क्लियर है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था 11th में भी मैंने आपको बताया था कि इसी फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, फोर्स ऑफ रिपल्शन लिया था, सॉरी अट्रैक्शन ऑन नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन ले रहे हैं, एंड अलोंग एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द डिस्टेंस। इसी से आप किसको शो कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है बेटा? अगर न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में अगर किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज डू आस्क मी। क्लियर, चले आगे।
यस रिंका, मूव ऑन करें? ऑडिबल है ना सबके लिए? वॉइस कम तो नहीं आ रही बेटा? क्या हुआ, सब कहाँ चले गए? नो मैम। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट सही है टॉपिक। मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। अब आप सब जानते हो रेडियो एक्टिविटी क्या है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेट होते हैं मतलब उनका मास कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। तो ऐसे केस में वहां पे ये ऐसे एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, जब डिसइंटीग्रेट होते हैं, नेचुरली डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो इनका मास रिड्यूस होता है। मास रिड्यूस होता है तो उस टाइम पे ये कुछ रेज एमिट करते रहते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेज। और इन रेस के अंदर ये अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स का क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। और यहाँ पे हमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों का ये समझना है कि इनका नेचर कैसा होता है और तीनों रेस के बारे में हमें समझना होता है। तो सबसे पहले समझेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी है बेटा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस आप सब समझते हो, स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ इंटीग्रेशन या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। मतलब ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ सेल्फ स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। किन में होता है ये प्रोसेस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर होता है। अब हमें ये समझना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर कि वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर अगर इंक्रीज होता जाएगा तो वो कैसे एलिमेंट्स हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। अब ये अनस्टेबल होने का मतलब कि वहां पे अगर मास नंबर बढ़ेगा तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाएगी, यही बताया था। तो वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर, आप ये समझिए कि एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 85 से ज्यादा अगर मास नंबर हो जाता है एलिमेंट का तो वो एलिमेंट कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। और हमारे पास यहाँ पे टोटल 40 ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना होती है। मतलब उनका मास नंबर 85 से ज्यादा होते ही दे बिकम अनस्टेबल और वो क्या करना शुरू कर देंगे, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन वाला प्रोसेस शुरू कर देंगे। मतलब उनका डीके स्टार्ट हो जाएगा। डीके स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उनका मास कम होता जाएगा, वहां पे रेज एमिट होंगी और उन रेस के अंदर अल्फा, बीटा और गामा का एमिशन होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ फिनोमिना ड्यू टू विच ए हैवी एलिमेंट disintegrate itself without any external force। मैम आवाज धीमी है। आवाज धीरे आ रही है बेटा, एक दो फ्रिक्शन मतलब कुछ सेकंड्स के लिए हो रही है तो मैनेज कर लीजिए। अगर ये है कि कंटिन्यूअसली धीरे आ रही है तो दिक्कत है फिर। मैं अभी ठीक आई जब ये आपने कहा है ना तब। बेटा पता नहीं इसमें कई बार प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी देख रही हूँ कि बीच में आवाज जो है वो दब जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुन लीजिए, रेडियो एक्टिविटी जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या कोई भी हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा फिर भी वो क्या करता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होगा उसका। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
अब बता दिया मैंने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो है जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, जिनका मास नंबर ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 85 से ज्यादा मास नंबर होगा, तो वो सारे एलिमेंट्स में हमने कौन सी फिनोमिना देखी है, रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना ऑन दोस एलिमेंट्स के अंदर होती है whose मास नंबर इज ग्रेटर देन 85। नेचर के अंदर 40 ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना नेचुरली चल रही है विदाउट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नेचर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट होता है, क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा, ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट होगा, तो नेचर से ये इफेक्टेड नहीं होते हैं। फिजिकल कंडीशंस जो है उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कैसी प्रोसेस है, इसलिए बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा, ना आपके पास प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा, ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस, ये बोल सकते हैं कि दिस फिनोमिना इज नॉट अफेक्टेड बाय कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर केमिकल रिएक्शंस। इनका इस रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो क्या इलेक्ट्रॉन, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवोल्व कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के रिवोल्व करने का न्यूक्लियस के अराउंड उसका कुछ रोल है, या इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके लिए? तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। हेंस रेडियो एक्टिविटी किसकी, किसका फिनोमिना है, ये सिर्फ न्यूक्लियस का फिनोमिना है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे, थोड़ी थी सिर्फ, ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, एक बार देख लेना जाके। गुलिया से रास कर रहे थे, कब आए थे गुलिया? अच्छा मैंने ही एडमिट किया था क्या? क्या बोल रहे थे गुलिया से टिंकू? मैम ये बकवास कर। टिंकू आप बकवास कर रहे हो? ओके नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविटी तो आप लोगों ने पढ़ ली। व्हाट इज कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का कॉज क्या है? अभी मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिविटी का कॉज है किसी भी एलिमेंट का लार्ज मास नंबर। मतलब ये अगर जो मास नंबर है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, मतलब एलिमेंट है, न्यूक्लियस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एलिमेंट का मेनली न्यूक्लियस के अंदर ही होती है रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना। इसलिए हम मैं बार बार बोल देती हूँ कि कोई भी न्यूक्लियस है वो हैवी हो जाता है। अगर मास नंबर इंक्रीज होगा तो वो एलिमेंट कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एलिमेंट का अनस्टेबल होने का मतलब, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास P इंक्रीज करेगा Z भी इंक्रीज करेगा, और Z भी इंक्रीज करेगा तो म्यूचुअल रिपल्शन है किसके बीच में, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, वो क्या कर देगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कम कर देगी। समझिए फिर से, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, क्यों होता है हैवी एलिमेंट्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना? तो हैवी एलिमेंट्स का मतलब उनका मास नंबर लार्ज होना। मास नंबर लार्ज होगा, ए अगर बढ़ता जाएगा तो डोंट यू थिंक प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, और प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर रिड्यूस हो गई तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूक्लियन को बाहर ला सकते हैं, और यू कैन से इजीली ये जो एलिमेंट है वो खुद को क्या कर सकता है, डिसइंटीग्रेट कर सकता है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी? कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। और अनस्टेबल न्यूक्लियस को आप डिफाइन कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे कि अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब क्या है। ए इज लार्ज, ठीक है, ए लार्ज है तो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स है दैट डिक्रीजेस और reduces द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देगा एंड द पेरेंट न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। सो दिस इज द रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? आगे चले। ओके बेटा नेक्स्ट चलते हैं, थ्री टाइप्स मैम ऑफ। जो नेचर में
हाँ, हैं मैम एटम्स, वो अनस्टेबल होते हैं स्टेबल? देखो बेटा, नेचर के अंदर सारे अनस्टेबल नहीं होते। मैंने आपको बताया था ना, वो जो कर्व करवाया था, उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो लाइट एलिमेंट्स थे, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की तीनों आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2, 1H3। ये लाइट है, लिथियम लाइट है। मतलब अप टू जो 85, जिनका मास नंबर 85 ए, मतलब अगर 85 है तो वहां तक 85 तक ये कैसे रहते हैं, सारे के सारे एटम्स आपके स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिना है वो बहुत लेस चांस होते हैं। लेकिन अगर 85 से ऊपर किसी का मास नंबर हो जाता है तो वो जो एलिमेंट्स है वो कैसे बन जाते हैं, अनस्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ जाते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के रिपल्शन की वजह से वहां पे प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर समझिए फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। तो न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बचती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जैसे से ए बढ़ता जाएगा तो ये दोनों के बीच में, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। और ये रिपल्शन का फोर्स रिड्यूस कर देता है किसको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। मतलब जो न्यूक्लियस के पास एनर्जी थी इन न्यूक्लियंस को बांध के रखने की, वो एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। और आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। मतलब वो रिड्यूस होने लगता है, उसका मास कम होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है वो। ठीक है, तो मेनली 85 से ऊपर जो आपके पास एलिमेंट्स है नेचर के अंदर, उन्हीं के अंदर ये जो फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी का वो देखा गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस कौन कौन सी हैं, अल्फा है, बीटा है और गामा है। इन तीनों रेडिएशंस को, अब ये तीनों अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस हम क्या बोल रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेट होना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन ही क्या है, इनका ओरिजिन है, इनका सोर्स है। अब हमें ये बताना है कि इनका नेचर कैसा होता है। देखिए, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो रेडिएशंस है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कर रहा है, रेडिएशंस जो एमिट कर रहा है, उसके अंदर अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी है। ठीक है, तो इन तीनों का एमिशन हो रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट। इन तीनों को हमने क्लासिफाई किया किसके ऊपर, देयर एबिलिटी, क्वेश्चन आ सकता है, एबिलिटी टू पेनिट्रेट द मैटर। किसी भी मैटर के अंदर पेनिट्रेट करना, पियर्स करना, किसकी एबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इनको डिफाइन कर रहे हैं। अब एक है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा रे, या अल्फा रे बोल सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं। दूसरा है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर, अब समझना पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, मैटर के अंदर पेनिट्रेट करना। जैसे एक बुलेट क्या होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, पियर्स कर जाती है। इन द सेम वे अल्फा पार्टिकल की किसी भी मैटर के अंदर पेनिट्रेट करने की पावर जो है वो क्या है, लीस्ट है। अब इससे कंपैरेटिवली लार्जर पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, बीटा पार्टिकल की या बीटा रे की। और गामा रे हमारे पास ऐसा होता है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, लार्जेस्ट। तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर को हम क्या कह रहे हैं, गामा रे कह रहे हैं। तो 3 टाइप की रेडिएशंस है जिनका जो सोर्स है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो लार्ज होने की वजह से, ए लार्ज होने की वजह से जो एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट होगा तो वहां पे कुछ रेज का एमिशन होगा। उन रेज के एमिशन में अल्फा बीटा और गामा तीनों टाइप की रेज क्या हो रही है, एमिट हो रही है। इनको हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है, किस बेस पे, देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट, कि जो रेज मैटर के अंदर सबसे कम पेनिट्रेट करती हैं उनको हमने क्या बोला, अल्फा। जो कंपैरेटिवली अल्फा से ज्यादा पेनिट्रेट होती है उनको हमने क्या बोला, बीटा। और जो सबसे लार्जेस्ट पावर होती है
जिन रेज के पास किसी भी मैटर के अंदर पेनिट्रेट करने की, उनको हमने क्या बोला है, गामा रेज बोला है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है अल्फा बीटा और गामा? तो अल्फा बीटा और गामा को आप इनकी पेनिट्रेटिंग पावर के अकॉर्डिंग बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, अल्फा कौन सा होगा, बीटा गामा कौन सा होगा। आगे चलते हैं। अब हमें समझना है कि इनका नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब अल्फा के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होंगे, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है देखिए। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक लेड की कैविटी रखी है हमने, जस्ट लाइक दिस। इस कैविटी के अंदर क्या होगा भाई, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही रखेंगे हम। सपोज यहाँ पे हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना होगी। उसमें हमें ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल्स का नेचर कैसे है, बीटा का कैसा है और गामा का कैसे है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सपोज हमने रेडियम रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, ये आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो सपोज हमने रेडियम रख दिया, ये क्या है आपके पास, एक लेड कैविटी है जिसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम को प्लेस किया है। अब आपको पता है यहाँ पे जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीनों टाइप की ही रेडिएशंस इस ओपनिंग में से बाहर जाएंगी। तो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्ट कर, ये समझ लीजिए कि उनको हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक प्लेट पे कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होता है ना, एट वन साइड देयर वुड बी ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, अदर साइड क्या होंगे, सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट कर दिया। अब ये देखा बेटा कि जो अल्फा रेज हैं वो यहाँ पे ऐसे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई है, या अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए हैं। जो आपके पास गामा पार्टिकल्स थे, मैम हाँ अल्फा तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, अल्फा पे तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज सॉरी है। सॉरी, अल्फा पे समझ गए, हाँ चार्ज को डिफाइन करने के लिए बताया है, सॉरी सॉरी, ये आपके पास अल्फा जो रहेंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। थैंक यू। अल्फा जो होगा वो कौन सी प्लेट की तरफ, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉजिटिव मतलब अट्रैक्ट हो गए, जहां पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखिए यहाँ से आपके पास अल्फा जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो ये क्या शो कर रहा है कि इन रेज का या इन पार्टिकल्स का नेगेटिव प्लेट की तरफ, या जहां पे नेगेटिव चार्जेस है उधर अट्रैक्ट करना, ये शो कर रहा है कि अल्फा के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो ना, तभी तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। अब जो बीटा है वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, समझ गए हो। तो ये शो कर रहा है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तभी तो वो किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन ये देखा कि कुछ रेज ऐसी हैं जो क्या पास हो गई हैं, स्ट्रेट पास हो गई हैं, और ये पार्टिकल्स हमारे पास कौन से थे, गामा रेज के पार्टिकल थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट से हमने ये शो किया कि अल्फा बीटा और गामा रेज का नेचर क्या है। नेचर होने का मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, क्या होता है। तो यहां से ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं या अट्रैक्ट हो गए हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। बीटा पार्टिकल्स थे दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो अल्फा पार्टिकल्स का नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स पे। बीटा पार्टिकल्स का नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट, सॉरी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना ये शो कर रहा है कि अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली बीटा पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और गामा रेज या गामा पार्टिकल्स अगर स्ट्रेट जा रहे हैं
ना ही वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए ना नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, न्यूट्रल। और इनको हमने बोला क्या कि ये जो रेज से एमिट हुए हैं, मतलब एमिशंस ऑफ रेज के अंदर हैं ये, तो जो अगर हम इनको पार्टिकल्स मान लेंगे तो ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन आपके पास जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, मासलेस होती हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया, गामा रेज, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो कैसी रेज होती है, न्यूट्रल रेज होती है। क्लियर है नेचर अल्फा बीटा और गामा का, कोई डाउट तो नहीं? यस टिंकू, क्लियर है या कोई डाउट है? ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं फटाफट, आप लोगों की बुक्स में गिवन है वैसे तो। अल्फा रेस क्या होती है? अब अल्फा रेस अभी हमने देखा कि अल्फा रेस के ऊपर, अल्फा रेस या अल्फा पार्टिकल्स जो बोलोगे आप, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनके बारे में आप समझ लें। फर्स्ट, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, डबल चार्ज होता है। और डबल चार्ज मतलब डबल टू, मतलब +2 चार्ज रहेगा इनके ऊपर, क्योंकि प्लस तो होता ही है, और डबल चार्ज मतलब +2 चार्ज होगा। और इसका जो मास होगा वो रफली 4 टाइम्स होगा किसके, हाइड्रोजन एटम के मास के। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 4 होता है और चार्ज कितना होता है, +2। क्योंकि यही तो शो कर रहा है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर बेटा चार्ज +2 और मास जो हाइड्रोजन एटम का है उसका 4 टाइम्स। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल आपके पास क्या हो गया, एक हीलियम न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि हीलियम के ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, +2, और मास कितना होता है, 4। तो यहां से एक चीज समझ गए कि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। दूसरा, जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी is between 1.4 into 10 to the power 7 meter per second to 2.1 into 10 to the power 7 meter per second। क्या ये स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, क्या उसके इक्वल है? नहीं, उससे क्या है, कम है। तो अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम है, बट इट्स स्पीड इज रेंजिंग फ्रॉम 1.4 टू 2.1 into 10 to the power 7। ये हो इसकी स्पीड। अब देखिए अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4 है। तो यहां से हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो क्या थी, सबसे लीस्ट थी। तो क्योंकि इसका मास 4 है तो हम लिख सकते हैं लार्ज मास की वजह से जो पेनिट्रेटिंग पावर है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, वो क्या है, लीस्ट है। इट इज रफली 1/100 टाइम्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स, मतलब बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है उसका 100th, एंड 1 of 10,000 टाइम्स लेस देन द गामा रेस। तो आप सोच सकते हो कि अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बीटा की 100th है और गामा की 1/10,000 टाइम्स है। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर एक्चुअल में क्या है, लीस्ट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, प्लीज आप पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये याद रखना कि जब भी आप अल्फा बीटा या गामा को डिफाइन करोगे, ये चीज याद रखो कि अगर इसकी पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट है लेकिन इसकी एक दूसरी पावर होगी जिसको हम बोलेंगे आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट लेकिन आयनाइजिंग मतलब आयनाइज करना, ठीक है, वो पावर क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी अल्फा बीटा और गामा की। सो प्लीज याद कर लेना, एक बार देख लेना बुक्स के अंदर। जो अल्फा पार्टिकल्स की जो रेंज है वो डिपेंड करती है एयर के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स किस डिस्टेंस तक मूव करेंगे, वो डिपेंड करता है कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, मतलब कौन से सोर्स से उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल की रेंज इन एयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियो एक्टिव सोर्स। At normal pressure, the alpha particles varies from 3 to 8 centimeter.
तक क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ओके, बस इतना ही है। एक और याद रख लेना, अल्फा पार्टिकल्स ऑन बीइंग स्टॉप्ड प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। उनको अगर हम स्टॉप करते हैं तो वहां पे कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट। तो ये था अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। अब आते हैं बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स पे हमने देख लिया कि चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब बीटा पार्टिकल्स कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो हमें पता है इतना चार्ज और नेगेटिव तो किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो, उसका मास भी देखिए, चार्ज तो कितना है, ये होगा, और ये चार्ज नेगेटिव होगा। और बीटा पार्टिकल का जो मास है वो भी 9.1 into 10 to the power -31 kg होगा। तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज तो किसकी होती है, चार्ज और मास की, इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब स्पीड, ये तो हो गया कि आपका जो अल्फा पार्टिकल था वो एक हीलियम न्यूक्लियस था, जो बीटा पार्टिकल है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि बीटा पार्टिकल्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, कितना चार्ज है, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इसका मास भी कितना है, जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास है। सो हम बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, जो अल्फा बीटा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 33% to 99% of the वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 33% to 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी देख लेना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चीज क्लियर। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर बताई थी मैंने, बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स से ज्यादा होगी। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है इट इज कंपैरेटिवली मोर देन द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कि अल्फा से ज्यादा होगी बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन अल्फा से बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर तो ज्यादा है, लेकिन जो आयोनाइजिंग पावर है वो होगी लेस। याद रखिए, पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर दोनों ऑपोजिट है। अल्फा की पेनिट्रेटिंग थी लेस, लेकिन अल्फा की जो आयोनाइजिंग थी वो थी मैक्सिमम। ये लिस्ट थी ना, तो आयोनाइजिंग क्या होगी, मैक्सिमम। बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा है, लेकिन आयोनाइजिंग पावर क्या होगी, लेस होगी। ये भी क्लियर है। ओके, अब एक चीज और, जो ये बीटा पार्टिकल्स है इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल पे चार्ज है तो दोनों ही अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज भी क्लियर है ना। अब चलते हैं गामा रेज के ऊपर। गामा रेज आप समझ गए हो, न्यूट्रल रेज है, तो ना तो ये डिफ्लेक्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से और ना ही इनको डिफ्लेक्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये जो भी इनको टारगेट दिया है उस टारगेट को जाके ये कंप्लीटली क्या करेंगे, हिट करेंगे। इसीलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बिकॉज दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नोर बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी टारगेट ये जाएगा, इसको दिया जाएगा, उस टारगेट पे ये कंप्लीटली जाके क्या करने वाले हैं, हिट करने वाले हैं। तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी बेटा वो क्या होगी, मैक्सिमम, लेकिन आयनाइजिंग पावर क्या होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, कैसी रेडिएशंस है, न्यूट्रल रेडिएशंस है। अब एक चीज और, रेस्ट मास ऑफ गामा रे। अब देखिए गामा जो रे है वो क्या है, एक फोटोन है। गामा रे को हम क्या बोल सकते हैं, एक फोटोन। और रेस्ट मास कितना होगा इसका, 0 होगा। नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। इनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3 into 10 to the power मीटर पर सेकेंड। तो आप सोच सकते हो इनकी जो स्पीड है वो क्या है, काफी ज्यादा है।
अब ये है कि जो गामा रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपके पास. गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्स रेज, एंड वेवलेंथ ऑफ गामा रे फोटोन इज लेस देन एक्स रेज. इनकी देखिए गामा रेज जो है वो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा गामा रेज की, मतलब गामा लैम्डा, इट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज. ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, प्लीज देख लेना. पेनिट्रेटिंग पावर मैं बता चुकी हूँ मैक्सिमम होगी, ठीक है. आयनाइजिंग पावर जो है वो मैक्सिमम होगी. और गामा रेज कैन कोज न्यूक्लियर रिएक्शन. अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हमें करानी है तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, क्या फॉल करा सकते हैं, गामा रेज. तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फा बीटा और गामा रेज है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है. रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना भी कंप्लीट होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस का फिनोमिना भी कंप्लीट होता है. क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आज पूछ लेना, कल पूछ लेना.